गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। तो बेटा आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहा हूँ, दैट इज़ LCR सर्किट। LCR सर्किट इट मीन्स अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, C कैपेसिटर, R मीन्स रेजिस्टेंस। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें ये तीन कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रजिस्टर भी है ना। इसे बोलेंगे LCR सर्किट, है ना, जहाँ AC सर्किट कंटेनिंग LCR है ना। तो मान के चलें कि जहाँ अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ आपने कितनी EMF का, EMF का E इजकल टू E0 साइन ओमेगा टी, और इससे इस सर्किट में I करंट जो है, या आप I0 भी ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सारे के सारे सीरीज़ में, इसमें भी वही करंट, इसमें भी उतना ही करंट, इसमें भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब आपने ये देखा हुआ है कि करंट I0 चल रहा है ऐसे, ये आ गया I0, इसमें भी ये आ गया I0 और इसमें भी ये आ गया I0। अब आप इतना पढ़ चुके हैं, इंडक्टर के केस में जो है वो क्या होता है, EMF आगे रहता है ना। तो इंडक्टर के केस में EMF आगे रहेगा, इट मीन्स ये आ जाएगा EMF कितना 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में I आगे होता है, इट मीन्स EMF हाफ इस तरफ रखें, कितना 90 डिग्री। और रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेस पे होते हैं, इट मीन्स EMF हाफ ये रखें। तो ये साथ में एक डायग्राम भी बन पा रही है जिससे आपको क्लियर हो पा रहा है कि इंडक्टर के केस में EMF आगे होता है, इसलिए ऐसे डायग्राम। कैपेसिटर के केस में करंट आ गया है, इसलिए देखिए ये करंट आगे। और रेजिस्टेंस के केस में कोई भी आगे नहीं होता, EMF और करंट सेम फेस पे ये। तो सपोज कि हमारे पास इंडक्टर के केस इस L के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, सीरीज में है तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग होंगे। तो मान के चलिए BL जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया इंडक्टर के केस में, और BC जो है पोटेंशियल ड्रॉप आ गया कैपेसिटर के केस में, और BR जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया रेजिस्टेंस के केस में। तो ये तीन चीज़ें नोट करके चले। तो आई होप कि डायग्राम की समझ आई होगी आपको। डायग्राम क्या है, एक LCR सर्किट जिसमें ये तीन कंपोनेंट लगे हुए हैं, और जब सीरीज़ में सारे कंपोनेंट, इट मीन एक जैसा करंट चलेगा। देखिए सभी के लिए इतने फेस, इतनी EMF आपने अप्लाई की और उसमें इतना करंट जाएगा, तो इसमें भी इतना करंट, सीरीज़ में है तो वो करंट सेम रहेगा, है ना। तो इसमें इंडक्टर के केस में EMF आगे होता है, इसलिए कितना आगे 90 डिग्री, तो EMF की ऊपर की तरफ। इसमें करंट आ गया तो इसलिए EMF की डायरेक्शन नीचे की तरफ। इसमें कोई भी आगे नहीं होता, सेम फेस पे होते हैं, है ना। तो दोनों की ये चीज़ आगे। तो मैं यही लिख रहा हूँ कि लेट BL BC and BR are the potential drop across LC and R। ठीक है, कि मान के चलें कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गए। अब ये चीज़ तो आपको पता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है V इक्वल टू RI। अब L के केस में पोटेंशियल ड्रॉप BL, L के केस में रेजिस्टेंस को बोलते हैं XL, और करंट तो I0 है ना। ये बात की बात है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, XL जो है वो ओमेगा L। ऐसे ही C के केस में पोटेंशियल ड्रॉप, तो C के केस में रिएक्टेंस जिस IC XC है और वो I0, जिसे आप ऐसे लिख सकते हैं XC मीन्स 1/ओमेगा C होता है ना। तो ये चीज़ आ गई। और R के केस में सीधा रेजिस्टेंस कितना है R और करंट कितना है I। तो ये हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप निकला है। अगर मैं इनकी फेजर डायग्राम बनाऊं, है ना, तो पहले तो आपको पता है, पढ़ा अपने फेजर डायग्राम क्या होती है। ऐसी डायग्राम है जो EMF और करंट के बीच में जो फेस है उनका रिलेशन शो करती है ना। फेजर डायग्राम क्या है, डायग्राम विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन EMF एंड करंट। तो मैं पहले फेजर डायग्राम R की अगर बनाता हूँ, तो R के केस में आपने देखा कि हमारे पास ये है EMF भी इस तरफ और करंट भी हमारे पास इस तरफ।
तो ये हमारे पास आर के केस में, तो इस केस में आप पोटेंशियल ड्रॉप और करंट के बीच में बना रहे हैं, है ना, यही चीज़ मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब एल के केस में क्या है, एल के केस में क्या होता है कि ईएमएफ आगे रहता है, अपनी पोटेंशियल ड्रॉप आगे रहेगा, तो आप ये ऊपर की तरफ बनेगा, है ना। तो मान के चलेंगे बी एल और आई तो इसी पे आएगा, कितना आगे है, 90 डिग्री आगे है। और सी के केस में आई आगे रहता है, इट मीन इस तरफ आया उससे नीचे, और ये आ गया हमारे पास बी सी, और करंट फिर इसी तरफ आ गया, है ना, तो ये भी 90 डिग्री आ रहा है। अब देखना सिर्फ आपने जहाँ पे ये है कि एक्स एल जो है वो एक्स सी से बड़ा होता है, तो बी एल बी सी से बड़ा ही होगा, है ना, क्योंकि आप देखते हैं अगर आई तो सेम है, अगर एक्स एल बड़ा है एक्स सी से तो बी एल भी बड़ा होगा बी सी से। इसलिए डायग्राम में मैंने बी एल जो है उसकी लेंथ थोड़ी बी सी से ज़्यादा रखी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, है ना। कभी भी बच्चा क्या करता है, बना तो ऐसे लेता है लेकिन एरो की लेंथ को थोड़ा ध्यान नहीं रखता, उससे थोड़ा सा पेपर चेक करने वाले को पता चल जाता है कि इसको नॉलेज नहीं है, सिर्फ इसने इस बिल्कुल इसे रट के लिख लिया है, थोड़ा सा उस तरीके से याद रखें। अब बी एल और बी सी एक दूसरे की अपोजिट है ना, अपोजिट होगा तो अंडरस्टूड है माइनस हो जाएगा, तो आप क्या करें, इस के एरो से, है ना, इतना पार्ट इससे निकाल लें, तो इट मीन्स इतना पार्ट अगर निकल गया तो ये पार्ट हमारे पास अभी भी बचा, इस पार्ट को क्या बन जाएगा, ये पार्ट हमारे पास एक्स एल माइनस एक्स सी, अगर आपने बी एल लिखा हुआ है तो बी एल माइनस बी सी बन जाएगा, है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। अब ये चीज़ तो हमारा ख़त्म हो गई, कैसे, इस चीज़ को आपने इधर से निकाल दिया, उतना निकाल दिया, ये बच गया। अब हमारे पास सिर्फ दो बचे हुए हैं, एक पोटेंशियल ड्रॉप बी आर, एक बी एल माइनस बी सी, है ना। तो अब इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एक पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे, तो आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, है ना, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो नेट ईएमएफ या नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो ये आ जाएगा। और मान के चलिए वो फाई एंगल पे है, और ये जो फाई एंगल बनेगा ये फेस डिफरेंस बनेगा एलसीआर के केस में, और ये फेस डिफरेंस क्या आ जाएगा, नेट ईएमएफ जो बन रहा है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप बन रहा है जो तीनों के केस में, और नेट करंट जो है उनके बीच का एंगल, और इसे आप फेस डिफरेंस ही बोलेंगे। तो ये तीनों के केस में फेस डिफरेंस जो है हमारे पास इतना बन गया, राइट। तो वही चीज़ मैं इधर अभी लिख रहा हूँ। तो आपने क्या करना कि फेजर डायग्राम जो है डायग्राम में दी गई है ना, फेजर डायग्राम में क्या देख रहे हैं, बी एल जो है वो बी सी से बड़ा है एंड अपोजिट है, देयरफॉर बी एल माइनस बी सी करना पड़ेगा, और जिसको आपने, अगर मैं इसे ओ बोलता हूँ, इसे ए बोलता हूँ, इसे बी बोलता हूँ, तो इसे मैं सी बोलता हूँ, जिसे आपने ओ सी से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अब ओ सी की तरह हमारे पास वो है बी एल माइनस बी सी, है ना। तो अगर हम ये देखें पैरेललोग्राम बनाएं तो ये हमारे पास ए बी भी उतना ही हो जाएगा, ये भी बी एल माइनस बी सी है, और ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास बी आर है ना। तो पैरेललोग्राम लॉ मैंने इधर अगर लगाया, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि जो भी डायगोनल आ रहा है पैरेललोग्राम का, है ना, वो नेट रिजल्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू पहला वेक्टर जिसे आपने बोला बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर जिसको आपने बोला बी आर का स्क्वायर, और 2 टाइम दोनों की प्रोडक्ट और कास ऑफ एंगल 90 देख रहे हैं, इसलिए वो चीज़ 0 हो जाएगी। अदरवाइज इस चीज़ को आप लिखने की जरूरत नहीं समझिए, जहाँ तक की रखें। इधर आप ट्रायंगल आ भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगल आ के लिए क्या करेंगे, आप ओ ए बी ट्रायंगल यूज़ करेंगे, है ना। दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो उस पर अंडर आ जाएगा, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। ई इज इक्वल टू, अब वी आर क्या है, वो एक्स एल आई नॉट है, बी सी क्या है, वो एक्स सी आई नॉट है उसका स्क्वायर, और बी आर क्या है, आर आई नॉट का स्क्वायर, है ना।
तो जहाँ पर आई नॉट सभी के पास है तो मैं अंडर के बाहर ही ले आता हूँ, है ना। पहले जहाँ से आई नॉट स्केयर और आई नॉट स्केयर कॉमन लिया, फिर अंडर के बाहर भी आ गया। जहाँ पर क्या बचा, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर और साथ में आर का होल स्केयर, है ना। आर ई डिवाइड बाई मैं ये आई नॉट कर रहा हूँ और ये हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्केयर, आर का होल स्केयर, है ना। बट अभी आपको पता है ई upon आई जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। तो इस केस में जब कंपोनेंट एक से ज़्यादा हों तो आपने ई upon आई नॉट को जेड टर्म से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, जिसको आपने बोल दिया इम्पीडेंस। तो ई upon आई नॉट आ गया ये, तो ई upon आई नॉट जो है वो इम्पीडेंस हो गया। इम्पीडेंस क्या आएगा, इम्पीडेंस से ही आएगा नेट इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द एलसीआर सर्किट, ठीक है। तो देयरफॉर हमारे पास इम्पीडेंस कितना आया, दैट इज एक्स एल एक्स सी का होल स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, है ना। फिर चाहे आप एक्स एल की जगह पर इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जैसे जेड इजकल टू एक्स एल क्या है, एक्स एल मीन्स ओमेगा एल, एक्स सी क्या है 92 पान ओमेगा सी, आप और ये चीज़ें ही रखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज एलसीआर सर्किट। इसके साथ ही कभी कभी ऐसा पूछा जाता है 1-2 नंबर का कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या चीज़ है ना। तो ये इस सर्किट में ये जो एक आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे थे, है ना, चाहे वो ओ ए बी ले या ओ बी सी वाला जे ले, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फेस डिफरेंस, है ना, बिटवीन द एल सी एंड आर। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल ड्रॉप एंड द करंट, है ना। जहाँ फेस डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है इसे आप इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलेंगे। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल which gives the relationship between क्या रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी से आपने बोला ऑफ द एलसीआर सर्किट, राइट। अब इससे हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इम्पीडेंस तो आपने पढ़ लिया, अब क्या होगा डिफरेंट केसेस अगर हम लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मैं ये केस ले लेता हूँ पहला कि मान के चलो एक्स एल और एक्स सी जो है वो इक्वल हो जाते हैं, है ना। एक्स एल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस केस में इम्पीडेंस देखो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस का फार्मूला एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर का। तो जब ये इक्वल है तो ये तो हमारे पास 0 बन जाएगा, प्लस आर स्क्वायर तो इसका भी अंडर रूट खत्म हो जाएगा आर। इट मीन्स इस केस में जेड और आर इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखना जेड क्या है, जेड हमारे पास इफेक्टिव अपोजिशन है पूरे एलसीआर की और आर हमारे पास अपोजिशन है सिर्फ प्योरली रेजिस्टेंट सर्किट की। तो ये हमारे पास इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये हमारे पास रेजिस्टेंस, ये है एक सर्किट, है ना। इसकी नेट अपोजिशन को बोल रहे थे आप जेड, जिसको इम्पीडेंस बोला। लेकिन एक ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ आर लगा हुआ है और इसकी नेट अपोजिशन को आप नेट क्या इसमें है ही एक है तो सिर्फ आप अपोजिशन बोल सकते हैं, वह है आर। तो जिस केस में एलसीआर सर्किट तो 3 कंपोनेंट लगाए हुए हैं,
लेकिन टोटल अपोज वो ए कंपोनेंट के बराबर, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 3 कंपोनेंट्स ए कंपोनेंट के बराबर काम कर रहे हैं, है ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि LCR सर्किट, क्योंकि सबसे कम अपोजिशन ये देता है, सबसे कम अपोजिशन करंट को ये दे रहा है, तो LCR जो है इस केस में, है ना, किस केस में, इस केस में सबसे कम अपोजिशन देता है करंट को। इसका मतलब हो गया कि करंट LCR में ये जो करंट है सबसे ज़्यादा जाएगा अगर ये सिचुएशन हो जाएगी, है ना। तो जब LCR से करंट सबसे ज़्यादा जाएगा हम बोलेंगे LCR जो है वो रेजोनेंस में आ गया, है ना। तो इन दिस केस LCR सर्किट behaves like a purely resistive circuit। आप ऐसा कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं कि अगर LCR प्योरली रजिस्टिव के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया इट ऑफर्स मिनिमम अपोजिशन, सबसे कम अपोजिशन दे रहा है ना। सबसे कम अपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि ये R जो है ये सबसे कम अपोज करता है करंट को, है ना, इसमें करंट सबसे ज़्यादा है, तो इट मीन्स इट अपोज मिनिमम अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो सबसे कम अपोजिशन का मतलब हो गया सबसे ज़्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। जब LCR में सबसे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा हो उस केस में हम बोलेंगे LCR जो है रेजोनेंस में है। हम बोल सकते हैं इन दिस केस LCR सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस, ठीक है। तो इस केस में हम ये जो फाई है अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो अंडरस्टूड है, फेज डिफरेंस जब भी निकाला जाएगा तो ट्रायंगुलर अपर है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ जाएगा, VL माइनस BC अपॉन R, है ना। तो BL का मतलब हो गया XL XC अपॉन ये, उस समय अगर BL BC ले रहे हैं तो ये VR होना चाहिए, है ना। तो इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है, इधर भी आएगा तो ख़त्म हो जाएगा उस समय ये। लेकिन आपने बोला XL और XC इक्वल है, इट मीन्स ये आ गया, इट मीन्स 0। तो कहने का मतलब हो गया फाई जो है फेज डिफरेंस इस केस में 0। बाकी आप ऐसा याद रखिए, इधर देखिए आप LCR किसकी तरह बिहेव कर रहा है, R की तरह, और R में फेज डिफरेंस कितना होगा 0। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर सेकंड केस में लेता हूँ कि XL जो है XC से बड़ा हो जाए, है ना। तो देखिए जब भी ये बड़ा होगा तो ये वैल्यू जो है तब हम क्या करेंगे, XL और XC को XL के बराबर ही लेंगे क्योंकि XL बड़ा है ना। तो इस केस में हमारे पास रजिस्टेंस जो है वो सबसे कम नहीं रहेगी, ये तो रहेगी, उसमें ये वैल्यू भी आ रही है। देखो XL माइनस XC किसके बराबर आ गया, XL के। तो जब मैं इसकी XL पुट करूँगा उसका स्क्वायर, तो इट मीन Z जो है एक लार्ज वैल्यू दे रहा है ना। लार्ज का मतलब हो गया एक फाइनाइट वैल्यू आपके पास आ रही है, तो सर्किट जो है उस केस में करंट जो है इस केस से कम चलेगा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। और इस केस में ये सर्किट जो है LCR जो है बिहेव्स लाइक अ, तो इस इन दिस केस LCR जो है बिहेव्स लाइक L ओनली, इट मीन प्योर इंडक्टिव सर्किट ओनली, है ना। तो LCR जो है L की तरह ज़्यादा बिहेव करेगा क्योंकि ये चीज़ आई आपके। और हमारे पास फेज डिफरेंस भी L के केस में क्या रहता है, L के केस में फेज डिफरेंस पॉजिटिव रहता है, तो इस केस में फेज डिफरेंस भी पॉजिटिव रहेगा। तो आप याद रखिए कि L की तरह जो L के केस हैं वही इस केस में आएंगे। अगर मैं XC को बड़ा कर देता है तो उस केस में XL माइनस XC के बराबर लेंगे आप, है ना। तब भी Z की वैल्यू हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी आपके पास, राइट। और इस केस में फाई जो है वो C वाला केस, C के केस में नेगेटिव,
और नेगेटिव के केस में क्या होता है वो आपको पता है। तो ये थोड़ा सा सम अप कर लीजिए कि हमारे पास XL माइनस XC के केस में फाई जो है वो 0, XL अगर बड़ा होता है तो फाई जो है वो पॉजिटिव, XC बड़ा है अगर XL से तो फाई जो है वो नेगेटिव। इट मीन्स RLC का केस होगा। तो ये इंडिपेंडेंट केस है ना, अदरवाइज एस LCR ऑन द होल भी आपने पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।